चलो फैन बंद कर दो चंदू। चलिए आप लोग वर्ग 3 वाले हैं ना, वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों। ठीक। चलो तो वेटेज तो अब पता चली गया है कि नहीं, वर्ग 3 में कितना होना है और वर्ग 2 में कितना होना है, वो तो वेटेज क्लियर है। वर्ग 3 में अच्छा खासा वेटेज है, 15 नंबर का आपको सिलेबस में हिंदी दिखाई पड़ रही है। और ये बात तो मैं शुरू से ही बोल रहा था कि मिनिमम 15 या 17 नंबर की आपकी हिंदी रहनी ही है। 15 से 17 नंबर मेरा अनुमान था कि हिंदी का रहना ही रहना है, तो वो 15 नंबर आपको दिख गया। हाँ जी, वर्ग 2 में 5 नंबर की हिंदी है। और अगर आप हिंदी वाले हैं वर्ग 2 में, तो आपके 75 नंबर की हिंदी रहनी है। 70 प्लस 5 उसी में ऐड होकर के 75 नंबर हो जाएगा। बाकी जितने सब्जेक्ट्स अदर सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए हिंदी जो है वर्ग 2 में 5 नंबर की रहने वाली है। ठीक है, तो सिलेबस में क्या है और क्या पढ़ना है। तो हिंदी का सिलेबस जब आप टीईटी दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि टीईटी के सिलेबस में बेसिक व्याकरण वाला जो हिस्सा है वो ठीक ठाक मात्रा में है। और ये मान करके चलिए कि वही सारे हिस्से आपको आगे जा करके शिक्षक भर्ती के एग्जाम में दिखेगा। जैसे टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ टॉपिक्स आपको बता देता हूं, सिलेबस बता देता हूं कि सिलेबस में क्या रहता है। हाँ, सिलेबस में क्या रहता है, तो सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहला जो भाग है वो है वर्णमाला का। आप जब वर्ग 3 का सिलेबस देखेंगे ना तो वहां पर लिखा होगा स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी, ऐसा लिखा होगा। मतलब कुल मिलाकर आपको पूरे की पूरी वर्णमाला को पढ़ना है। इसके बाद वर्णमाला पढ़ने के बाद अगला जो टॉपिक आता है आपका, वो आता है शब्द रचना का। और शब्द रचना में 4 टॉपिक्स आते हैं। क्या क्या है? हाँ, अंग्रेजी का सिलेबस आया है, वह 50-50 का है। अंग्रेजी का सिलेबस वर्ग 2 का सिलेबस आ गया है, अंग्रेजी का आ गया है। क्या आ गया? व्यापम ने जारी कर दिया है। टेंशन ले रहे हो फिर यार। ठीक है, व्यापम जिस दिन जारी करेगा उस दिन मेरे पास लेके आना भाई। ठीक है, अभी वायरल हो रहा है, वायरल चीजों को छोड़ो ना यार। ठीक है। हाँ हाँ, सारी क्लासेस होंगी। अरे लूंगा भाई भूषण, सब क्लास लेंगे, है ना। चलो, तो शब्द रचना के अंतर्गत बेसिकली 4 टॉपिक्स हैं। एक है आपका, एक टॉपिक है आपका संधि, एक टॉपिक है आपका उपसर्ग, एक टॉपिक आता है इसमें प्रत्यय, और एक टॉपिक आता है इसी में समास। ये 4 टॉपिक मिलकर के बनते हैं शब्द रचना के टॉपिक्स। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वो बनता है इसमें शब्द साधन का। शब्द साधन, शब्द साधन जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम बेसिकली देखते हैं शब्दों के प्रकार, या शब्दों का विभाजन आप बोल सकते हैं। शब्दों का विभाजन आप इसलिए बोल सकते हो क्योंकि शब्दों को अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है। उन सारे आधारों के साथ हमको शब्दों को देखना है। जैसे आप कई बार यहां से एकदम वन लाइनर फैक्ट भी देखे होंगे कि फलाना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, देखा होगा आपने। तो 5 अलग अलग आधार हैं जिनको हमको पढ़ना है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूपांतरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा
आपको पूछता है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग आधार हैं। इन सारे आधारों को एक एक करके हमको खत्म करना है। मतलब मेन जो शब्द वाला हिस्सा है वो आपका शब्दों के प्रकार से शुरू होगा। इसके बाद एक टॉपिक आपका इसमें आता है शब्द रूप। शब्द रूप के अंतर्गत बेसिकली 3 टॉपिक हैं, लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक, ये 3 मिलकर के बनते हैं टॉपिक शब्द रूप का। तो वर्णमाला पढ़े, शब्द रचना पढ़े, शब्द साधन पढ़े, शब्द रूप पढ़ लिए। इसके बाद क्या टॉपिक है सर? इसके बाद आता है आपका पर्यायवाची या व्याकरण के अंतर्गत ही देखा जाए तो एक हिस्सा आता है आपका वाक्य। शब्द पढ़ने के बाद क्या आएगा? वाक्य। वाक्य में वाक्यों के अंग, वाक्यों के आवश्यक तत्व, वाक्यों के प्रकार, तो दोनों आधारों पर वाक्यों के प्रकार हमको पढ़ना है। एक तो अपने को पढ़ना है वाक्य का अर्थ के आधार पर विभाजन, और एक पढ़ना है रचना के आधार पर विभाजन। अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं उनको भी देखना है, और रचना के आधार पर जो 3 प्रकार के वाक्य हैं उनको भी देखना है। वाक्य के आवश्यक तत्वों की परिभाषाओं को बहुत ज्यादा अब व्यापम जो है वो अपने एग्जाम के पैटर्न में शामिल कर रहा है। तो इसके आवश्यक तत्वों को, वाक्य के अंगों को, अंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखा होगा आपने पिछले 4, 5, 6 एग्जाम आप निकाल लोगे ना, आपको लगभग 2-3 एग्जाम में ये मिलेगा कि वाक्य के अंग से क्वेश्चन आया है। या तो पूछा है वाक्य के अंग कितने होते हैं, या तो पूछा है वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। तो उद्देश्य और विधेय, ये नाम सुना होगा आपने, ये लाइन से आपको 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में दिखते हैं। तो ये सारा हिस्सा अपने को वाक्य वाले हिस्से में पढ़ना है। इसके बाद वाक्य पढ़ने के बाद फिर आप आते हैं काल और विराम चिन्ह में। काल और विराम चिन्ह में इसके बाद एक आएगा आपका इसमें काल और विराम चिन्ह आ गया। इसके बाद फिर पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हो गया। इसके अलावा शब्द युग्म हो गया। ये अपने को पढ़ना है, ये अपने सिलेबस में शामिल है। अब और क्या है सर? तो इसके अंतर्गत एक टॉपिक और है, मुहावरे और लोकोक्तियां। इसके अलावा वर्ग 3 का जो सिलेबस आया है उसमें 3 अध्याय जो है वो भाषा शिक्षण के हैं। पेडागोजी वाला भाग, ये वाला भाग भी है, तो पेडागोजी वाला भाग भी हमको देखना है। बेसिकली देखा जाए तो पुराने सिलेबस को ही सेम टू सेम कॉपी कर दिया है। पिछली भर्ती में जो सिलेबस में था ना, एज इट इज उठा करके शामिल कर दिया है, बस टॉपिक्स थोड़ा सा आगे पीछे किया है, बाकी सारी चीजें उसने शामिल कर दिया है। तो ये पूरा हिस्सा मिल करके आपके हिंदी का सिलेबस बनता है। अब एक सवाल यहां से ये आता है कि सर, समझना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना, कि सर अगर हम वर्ग 3 वाले हैं तो हमारे पढ़ने का अप्रोच कैसा होना चाहिए हिंदी में, और अगर हम वर्ग 2 के हैं और हिंदी हमारा विषय नहीं है, केवल 5 नंबर की आनी है, तो वहां पर हमारे पढ़ने का अप्रोच क्या होगा। ये बहुत
बड़ा प्रश्न है जो कि लोगों के मन में अभी चल रहा है, आपके मन में भी चल ही रहा होगा। अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट वाले हैं तो हिंदी 5 नंबर की दिख रही है, सर इसको कैसे पढ़ना है। और वर्ग 3 वाले लोग को तो एकदम क्लियर है कि भैया है नहीं, पूरा एकदम उठत बैठत घोलन घोलन के हिंदी पढ़ना है, 15 नंबर की आनी है हिंदी, है कि नहीं। तो यहां से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। देखो इस सवाल का एकदम बेस यही है कि वर्ग 3 में 15 नंबर की है और वर्ग 2 में 5 नंबर की है। तो क्या सर दोनों को समान समय दे करके तैयारी तैयारी करना क्या बुद्धिमानी कहलाएगी? मैं बोलूंगा नहीं कहलाएगी। एकदम सीधी बात। एक जगह पर ये 15 नंबर का है, एक जगह पर केवल 5 नंबर का है, और मैं अगर कहूं कि मेरे पास समय सीमित है, अक्टूबर में एग्जाम है, मैं दोनों को समान समय दूंगा, तो क्या ये बुद्धिमानी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। ये तो वही बात हो गई ना कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी 1 लीटर में 35 किलोमीटर चलती है और दूसरी गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर चलती है। दोनों समान कंपनी की, समान मतलब समान वो है ना, गाड़ी समान है दोनों, लेकिन एक का एवरेज ज्यादा है, एक का एवरेज कम है। तो सीधी सी बात है, मैं मेंटेन ज्यादा किसको करूंगा? वो 35 वाले को, ताकि उसका एवरेज गिरे मत, है कि नहीं? यही तो बात होगी। हो सकता है वो 10 वाले को बेच भी दूं है ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब मेरे पास वेटेज ज्यादा दिख रहा है, मुझे 15 नंबर का वेटेज, तो मैं इस पे मेहनत करूंगा। तो क्या सर 5 नंबर के लिए मेहनत नहीं करना है? अरे भाई ये 5 नंबर या तो सेलेक्ट करवाने और ना करवाने के बीच में अंतर पैदा कर सकता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि इसको हिंदी को बना ही लेंगे सर। और हिंदी माध्यम वालों की ना एक सबसे बड़ी गलतफहमी बता देता हूं मैं। हम लोग ना जमीन से 2 फीट ऊपर चलते हैं कि अरे हिंदी ही तो है, बना लेंगे। एग्जाम हॉल में जाते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन भी अगर बन जाता है ना, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अरे 3 बनाए हैं। और फिर एग्जाम रह जाता है 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए रह जाता है। सर 4 नंबर और आता ना तो निकल जाता। जाएगा ही ना भाई, 2 नंबर तुम घर में छोड़ के गए हो, पढ़े ही नहीं हो, है कि नहीं। वैसे ही आपने किसी और सब्जेक्ट को एक ठो किया होगा तो वो भी 2 नंबर का चूक गया, अगर यही 2 नंबर का करे रहते तो वो निकल जाया रहता। तो ये गलती नहीं करना है। खासकर हिंदी माध्यम वालों को मैं बोलूंगा, सभी हिंदी माध्यम के हैं क्या, तो इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले लोग को तो भाई करना ही पड़ेगा, उनको तो मेहनत करना ही है इसमें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो पूरा 5 चला जाएगा, है कि नहीं। तो मेहनत कर लो, ज्यादा सही है। और मेहनत करने से ना ये 5 के 5 बनते हैं, ये 5 के 5 बनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंग्लिश मीडियम का एक लड़का है, पिछली टीईटी में 30 में 30 लाया, सोचो, इंग्लिश मीडियम का रहता है। तो ऐसा नहीं है, मेहनत करने से हो सकता है। और हिंदी माध्यम वाले लोग को थोड़ी सी सावधानी रखने को बोलूंगा, थोड़ी सावधानी से काम करना। ये नहीं कि अरे ये तो आ जाता है, आगे बढ़ गए। एक बार पूरा उससे गो थ्रू होना है, पूरा उससे एक बार पढ़ करके निकलना है। अगर मैं पर्यायवाची वाला कोई पन्ना खोल रहा हूं तो ये नहीं कि मैं अरे अग्नि का तो मुझे याद है, अग्नि का तो मुझे याद है, हवा का तो मुझे याद है, ये नहीं करना है। एक बार सारे शब्दों को पढ़ो, रिकॉल करने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ो। इससे होगा ये कि आपका ही कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, आपका ही तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप वहां से बिना पढ़े निकल जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिना पढ़े कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब पढ़ोगे। तो आप हिंदी माध्यम के हो चाहे अंग्रेजी माध्यम के हो, अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो एकदम एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और अगर वर्ग 3 वाले कितने हैं आप लोग? अरे ज्यादा आबादी तो वर्ग 3 की लग रही है, ठीक है। ठीक है, तो वर्ग 3 वाले लोग को तो भाई जी प्राण दे के पढ़ना है इसमें, ठीक है। 15 नंबर है, मतलब खेल यहां से वहां हो सकता है अगर गलती करोगे तो, समझ गए कहां से कहां, ठीक है। और वर्ग 2 वाले लोग के लिए स्ट्रेटजी,
देखो दोनों की स्ट्रेटेजी अलग अलग है। वर्ग 3 वालों के लिए मैं कहूंगा सबसे पहली चीज प्रॉपर नोट्स बनाओ क्लास की, नोट्स बनाओ प्रॉपर क्लास की। दूसरी चीज बुक लो, बुक विनय कुमार पाठक, या तो फिर ले लो वासुदेव नंदन प्रसाद। ये दोनों में से कोई एक किताब अपने को लेना है, ठीक। तीसरी बात एमसीक्यू लगाओ। ये तीन चीजें समानांतर रूप से चलनी चाहिए अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, ये तीनों चीजें, ठीक है। नोट्स बनाओ, जो नोट्स बना रहे हो, जो टॉपिक आप क्लास में पढ़ रहे हो, उसको घर में जाकर के रिवीजन करने के लिए आप उठाओ क्या, बुक, बुक उठाओ, ठीक है। बुक से देखो कि भाई इस टॉपिक के बारे में इस किताब में क्या लिखा है, क्या वहां से कथन कारण वाला कोई क्वेश्चन बन सकता है, क्या वहां से 4 स्टेटमेंट बना करके सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्या वहां से सुमेलित कीजिए वाला कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आप खुद से बना सकते हो ये, और ये तब डेवलप होगा जब किताब पढ़ोगे। हिंदी माध्यम वालों के साथ हमारे साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये होती कि हम लोग ना नोट्स पे ज्यादा डिपेंडेंसी रखते हैं, किताबों को छूते भी नहीं है। होता है ना ऐसा, सर फलाने का नोट्स मिल जाता, पिछले साल का टॉपर का नोट्स, अरे पिछले साल का टॉपर का नोट क्या करोगे। अगर नोट्स से कोई टॉपर बनता ना भाई, तो टॉपर्स के नोट्स करोड़ों में बिकते, नहीं बिकते। अब 75 लाख में सीट बिक सकती है, तो 40-50 लाख में तो भाई मिल ही सकता है नोट्स, अगर टॉपर का ही पढ़ के निकलेगा तो, है कि नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं है, जो ज्यादा मेहनत करेगा पोस्ट उसी को मिलेगा, एकदम सीधा साधा हिसाब, ठीक। तो यहां से नोट्स, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो घर में जाकर के उसको बुक में देखो कि क्या लिखा है उसके बारे में। और ऐसा करने से दो बातें आपको एक्स्ट्रा ही पता चलेंगी, है कि नहीं। या तो हो सकता है क्लास में एक्स्ट्रा पता चले, या तो फिर किताब में एक्स्ट्रा पता चलेगा, कहीं ना कहीं आपको दो बातें एक्स्ट्रा मिलेंगी ही। इसके बाद तीसरी चीज है एमसीक्यू लगाना, और ये वर्ग 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि एकदम मैंडेटरी है, ये लगाना ही लगाना है। क्यों लगाना है सर, ये इसलिए लगाना है एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू से आपका दिमाग एक पैटर्न को फॉलो करने लगता है। होता है ऐसा, हम लोग का दिमाग ना हमेशा पैटर्न पे चलता है, पैटर्न को फॉलो करता है। आज आप लोग को कितने दिन हो गया उड़ान आते, हाँ, मतलब लगभग मान करके चलो कि 20 दिन होते आ गए, है ना, 20 दिन लगभग होते आए, 13 जुलाई वाले ना। हाँ, अब पहले दिन या दूसरे दिन जब आए होगे ना, तो रास्ता देखते और बोर्ड देखते आए होगे, आए होगे, कहाँ जाना है, हाँ ये वाला बोर्ड है, यहां से लेफ्ट लेना है, ये वाला बोर्ड है, यहां से राइट लेना है, उसके बाद फिर यहां से ऐसे मुड़ के आना है। ये होगा, शुरू के 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको लगा होगा। क्या आज भी आप उन बोर्ड्स को देखते हो, हाँ, नहीं ना। आप तो आंख बंद करके भी गाड़ी चलाओगे तो उड़ान में ही आके रुकोगे, है कि नहीं। चलाना मत भाई लेकिन अपराध है। यहां से क्या सीखे आप, यहां से ये पता चला कि हम लोग का जो दिमाग है ना, वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। जब हम एक ही चीज को बार 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 रिपीट करते जाते हैं तो हमारा दिमाग एडॉप्ट करने लगता है चीजों को। और कई बार ऐसे होता है कि उसी अडॉप्टेशन के कारण ही हम सही रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। होता है ऐसा, मैंने कहा ना कि आप गाड़ी में अपने दोस्त से बात कर ही रहे हो, गाड़ी लाके स्टैंड करके ऊपर चढ़ जाओगे, बात कर ही रहे हो आप, आपका दिमाग अब रास्ते में नहीं है, आपका दिमाग अब रास्ते में नहीं है, उसने सीख लिया है कि भाई कैसे पहुंचना है उड़ान। और यही चीज होता है जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, जब हिंदी के क्वेश्चंस बार 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 आपके सामने, दिन में 1 घंटे लगातार यदि आपके सामने एमसीक्यू आ रहे हैं हिंदी के, मतलब मान करके चलो कि आपका दिमाग उस पैटर्न को
अडॉप्ट करता जा रहा है, सीखता जा रहा है। और ऐसा नहीं कि केवल हिंदी के क्वेश्चन बोलूंगा मैं, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगाओ। हम लोग का दिमाग खंड बनाना जानता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर में फोल्डर्स बनाते हैं ना, हम लोग का दिमाग फोल्डर बनाता है। इसलिए तो आपके बात करने की शैली आपके दोस्तों के साथ अलग होती है, घर में अलग होती है ना, अलग अलग। मतलब सीधी सी बात है, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चेतना है कि कहां पर कैसे बात करना है, तो वो अलग फोल्डर है। जैसे ही दिखा ये मित्र है तो अलग फोल्डर में चले गए, ये घर वाले हैं तो अलग फोल्डर में चले गए, कोई अनजान व्यक्ति मिला तो अलग फोल्डर में चले गए। इवन लड़का लड़के से बात करेगा तो अलग फोल्डर में बात करेगा, लड़का लड़की से या लड़की लड़का से बात करेगा तो अलग फोल्डर में बात करता है। अलग ही होता है तरीका, होता है ऐसा। इसका मतलब हमारा दिमाग हर चीज को सेक्शन वाइज बांट सकता है, और अगर ये सेक्शन वाइज बांट सकता है तो इसको यूज करो अपना एग्जाम निकालने के लिए। समझ आ रही बात? तो हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू सॉल्व करो, हर सब्जेक्ट का। जिन सब्जेक्ट्स के वेटेज ठीक ठाक हैं उनको ऐसे तैयार करो, नोट्स, बुक और एमसीक्यू। ये तीन चीजों से आपकी तैयारी जो है वो होगी। अब एक सवाल आता है कि सर, तो क्या 5 नंबर के लिए जिनको पढ़ना है हिंदी, वो भी इन तीनों को फॉलो करेंगे क्या? मैं बोलूंगा इतनी आवश्यकता नहीं है। मैं यहां पर बोलूंगा एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो पढ़ाते जाऊंगा साथ में नोट्स बनाते चलना। लेकिन दूसरा मैं कहूंगा एमसीक्यू छोड़ना मत, आधे घंटे ही सही, दिन भर में आधे घंटे हिंदी को दे करके एमसीक्यू लगाओ, आधे घंटे। क्या होगा सर? वही वाला चीज यहां होगा, और जहां पर आपके 5 में 3 नंबर आने थे, अब 5 में 5 आएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजों को ना एकदम अच्छे से ध्यान रखना कि जिनका 15 नंबर का वेटेज है, भाई ये पैटर्न फॉलो करना, तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। इन तीनों में अगर कोई भी चीज अगर नहीं है, इसका मतलब समझ जाना कि अस्त्र भंडार कमजोर है। समझ आ रही बात? और आयुध कमजोर हो जाए तो सर जंग फिर नहीं जीत सकते आप, है कि नहीं? अब सोचो ना, भारत की लड़ाई हो रही है मान लो पाकिस्तान से, और हमारे पास मिसाइल कम हो गए, बंदूक कम हो गया, गोली खत्म हो गया, कैसे मारोगे? है नहीं? तो हथियार कम नहीं पड़ने चाहिए। तो हथियार ये हैं आपके, नोट्स है, किताब है, और एमसीक्यू वाली बुक है। अब एमसीक्यू के लिए ना मैं कहूंगा कि बुक लेना है बुक ले लो, बहुत सारी लोकल पब्लिकेशन की बुक आती है, वो चाहो तो वो ले लो, या तो फिर इंटरनेट को भी यूज कर सकते हो आप। चैट जीपीटी को बोलो बना के दे रहे भाई, चल, वो बना के देगा, वो बना के, समझे? आंसर आप लगाना अपने हिसाब से, तो क्वेश्चन बना के दे देगा। या इंटरनेट पे सर्च करोगे तो हजारों वेबसाइट है जहां पर हिंदी के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उठा लो, क्या दिक्कत है? समझ आ रही बात? हाँ, लेकिन दिक्कत ये है इसमें कि मोबाइल से सॉल्व करने में ना दिमाग फिर स्थिर नहीं रहता। ठीक है, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन यदि आप मोबाइल से सॉल्व किए, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आपका हाथ व्हाट्सएप में जाएगा, यूट्यूब में जाएगा, तो और जो एप्स होते हैं, है ना, इंस्टाग्राम में जाएगा, फेसबुक में जाएगा, और फिर 10-10 मिनट उन सब को अगर जोड़ोगे तो 40 मिनट आपने अपने वेस्ट कर दिए। उन 40 मिनट में आपके हिंदी के कम से कम 100 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाए रहते। तो जिनके पास अगर कंप्यूटर होगा ना, तो कंप्यूटर में कोशिश करना एमसीक्यू लगाने की। कंप्यूटर वाले लोग सुखी रहते हैं इसमें, मस्त बैठ जाओ एक जगह पे, क्वेश्चन टिक करते रहो। ठीक है, मोबाइल में थोड़ा सा रिस्क केवल इसी चीज का है, लेकिन अगर अपने मन पे नियंत्रण कर सकते हो, बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हो, लगाना वहां से। ठीक है, समझ आ रही बात? तो एमसीक्यू के लिए ना बुक मैं बोलूंगा मैंडेटरी नहीं है, ऑनलाइन का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वर्ग 3 वाले लोग को बोलूंगा किताब ले ही लो, ज्यादा अच्छा है। वर्ग 2 वाले लोग को ठीक है, आप लोग ऑनलाइन अगर सॉल्व कर सकते हो कर लेना। 2 घंटे, सॉरी 2 घंटे बोलता हूं, कम से कम 1 घंटे आप
इसमें दोगे एमसीक्यू सॉल्व करने में, तो आपके अच्छे खासे संख्या में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एमसीक्यू वाले इसमें नहीं मिलेगा। ये बुक थोड़ी, ये क्वेश्चन वाली बुक थोड़ी है, ये तो टेक्स्ट बुक है। ये टेक्स्ट बुक है जहां व्याकरण की किताब होगी, और व्याकरण की किताब है, ये रेफरेंस बुक है, इसके आधार पे दावा आपत्तियां लगती हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में आएगा सर तो फलाना पब्लिकेशन पढ़ लें क्या, लोकल पब्लिकेशन या लूसेंट वगैरह की किताब। मैं बोलूंगा पढ़ने के लिए आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है आप किस आधार पर दावा आपत्ति लगाओगे। आप लोकल पब्लिकेशन की किताब या लूसेंट के आधार पर दावा आपत्ति नहीं लगा सकते, वो तुरंत फेंक देगा, नहीं नहीं मानेंगे इसको, नहीं मानेंगे इसको। आप किसी ऐसे व्यक्ति का किताब लेकर के आओ जो व्याकरण का मर्मज्ञ हो, व्याकरण का जानने वाला हो। इसका मतलब वो सीधे सीधे बोलना चाहता है टेक्स्ट बुक लेकर के आओ भैया, गाइड वाइड नहीं चाहिए। तो जब अपने को पढ़ना ही है, मेहनत करना ही है, तो सही जगह पर करो ना, ऐसी जगह पर करो जिसके आधार पे दावा पत्ती लगा सको कि नहीं मैंने तो 2 पढ़ा है फलाना किताब में, अब तुम 3 ले रहे हो तो रुको अब बताता हूं, अब लगाता हूं दावा आपत्ति, ये लो सोर्स, मारो मुंह पे उसके। समझ आ रही बात? इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक उठाओ। टेक्स्ट बुक आपको ये श्योरिटी तो देते हैं कि भाई मेरे से पढ़ लेगा ना तो मेरे आधार पे तो सामने वाले को गलत भी बोल सकता है। टेक्स्ट बुक आपको ये फैसिलिटी देते हैं, गाइड नहीं देते। गाइड जो होता है ना वो केवल हाँ पढ़ ले भाई फलाना एग्जाम में पूछा था, लेकिन इस एग्जाम में लेगा कि नहीं आंसर मेरे को नहीं पता। हुआ है, हुआ है। जैसे मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार 3 बार पुराने आंसर में लिया है 2, 3 बार आंसर लिया है 2, और 2018 में इसका आंसर लिया है 3। लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन था 2018 में, उसमें आंसर लिया है 3। अब उस समय लोगों की टेंडेंसी ये थी कि उस समय टेक्स्ट बुक कोई पढ़ते नहीं थे, उस समय विनय कुमार पाठक की किताब आई नहीं थी। इनका तो पहला जो किताब है, पहली किताब है वो 2019 में आई है। उसके पहले तो टेक्स्ट बुक के नाम पे हम लोग मतलब जो जानते थे लोग लूसेंट जानते थे या लोकल पब्लिकेशन की किताब जानते थे बस। अब उसके आधार पर दावापत्ती लगाओगे, मानता नहीं है। तो आप बोलते रह गए कि अरे सर 2 लिए हो 2 लिए हो, वो 3 ही लिया क्यों, उसके पास सोर्स पड़ा हुआ था, उसके पास सोर्स पड़ा था 3 वाला। तो जिसने क्वेश्चन बनाया था उसने सोर्स दिखा दिया कि 3 होता है, 3 मान लिया गया। इसीलिए इसका आंसर 2 भी लिया है और 3 भी लिया है, मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार। ये दिक्कत होती है। इसीलिए जब आप टेक्स्ट बुक आपके पास उपलब्ध है तो टेक्स्ट बुक के आधार पर पढ़ो, ज्यादा सही है। ठीक है, तो विनय कुमार पाठक अच्छी किताब है, और इस किताब के आधार पर आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद दावा आपत्ति के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, एमसीक्यू वर्ग 2 वाले भी लगाओ, वर्ग 3 वाले भी लगाओ, दोनों के लिए जरूरी है एमसीक्यू, दोनों के लिए। टाइम का बंटवारा अलग अलग हो सकता है, यहां पर अगर आप 1 घंटे लगा रहे हो तो मैं बोलूंगा यहां पर आधे घंटे लगाओ। और ऐसे भी लोग होंगे क्या जो दोनों के लिए एलिजिबल हैं, कोई है एलिजिबल है दोनों के लिए? भाई वो तो ऐसा है कि एक तीर से 2 निशाने हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी एक बार तैयार करोगे वो यहां भी काम आना है, यहां भी काम आना है, अलग अलग अपने को तैयार करने की जरूरत नहीं है। अरे रामधन अनुज रामानुज इसमें भी होगा, इसमें भी होगा ना यार, ऐसा थोड़ी है कि इसमें रामानुज हो जाएगा। नहीं, वर्ग 3 का है तो अलग लेते हैं कुछ ऐसा। सूर्यधन उदय, यहां भी सूर्योदय है, यहां भी सूर्योदय है। अगर वहनी आग का पर्यायवाची यहां है तो यहां भी है, मतलब यहां पर डिफरेंस हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, डिफरेंस हमको यहां दिखेगा नहीं। सेम पैटर्न में तैयारी करनी है वर्ग 2 के लिए भी और वर्ग 3 के लिए भी। बाकी
हाँ व्याकरण के है ना, व्याकरण के क्वेश्चन कम रहते हैं लेकिन क्योंकि लिटरेचर के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। हाँ हिंदी लेक्चरर में उसके क्वेश्चन आपके आते हैं लगभग 15-20 के आसपास आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आए, 15 के आसपास मान के चलो, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन है वो लिटरेचर के रहते हैं। ठीक है, चलो तो वर्ग 3 और वर्ग 2 इसकी तैयारी करने का तरीका पता चल गया। जिन लोग प्योर वर्ग 2 वाले हो, आप लोगों को थोड़ा कम समय देना है हिंदी को, और मेन फोकस करना है किस पे, नोट्स पे और एमसीक्यू पे, क्योंकि नोट्स जो भी मैं बनवाऊंगा ऑथेंटिक सोर्स से ही बनवाऊंगा। उसके लिए आप कभी भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर इसका सोर्स मुझे दे दे, मैं दे दूंगा आपको। हाँ बिल्कुल पढ़ने होंगे, सारे टॉपिक लिखे हैं, पेडागोजी नहीं है बस उसमें, नहीं होगा उसमें। ठीक है, नहीं पढ़ने का इरादा है क्या? हिंदी में क्या है यार, हिंदी पढ़ने में क्या है। चलो इसके बाद 15 नंबर वाले जिनके हैं, भाई चुपचाप आज से पढ़ना चालू कर दो, समय बहुत कम बचा है। एक बार टीटी अपना क्लियर हो चुका है, सबका हो गया है ना, कि अगले वाले देख रहे हो, नियम आ गया फिर देखो। ठीक है, हाँ तो टीटी के दौरान आपने हिंदी पढ़ी ही है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी एकदम शून्य है, हिंदी ठीक ठाक है अपनी। ठीक है, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है और जो नए पैटर्न को अडॉप्ट करने वाली चीजें हैं वो हम यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है, चल 9 मार्च में तो ले ही रहा था मैं दीक्षा। चलो तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक हमारे सिलेबस का शुरू करेंगे। सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला। सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला, अब ये जो वर्णमाला है, इस टॉपिक की शुरुआत हम लोग करते हैं 3 परिभाषाओं से। पहली परिभाषा है वर्ण की परिभाषा, दूसरी परिभाषा है अक्षर की परिभाषा, और तीसरी परिभाषा है वर्णमाला की परिभाषा। और ये देखेंगे कि इन तीनों में अंतर क्या है, मतलब इन दोनों में बेसिकली वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। तो वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा कहती है कि, लिखते जाएंगे ना साथ में, वर्ण की परिभाषा कहती है कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। ये आपने लिखी वर्ण की परिभाषा। अब जरा अक्षर की परिभाषा में आओ, इसको भी लिखो। लघुत्तम वाक ध्वनि लघुत्तम वाक ध्वनि जिसका खंडन संभव ना हो, जिसका खंडन संभव ना हो, अक्षर कहलाते हैं। क्या? ऊपर का आएगा, नीचे आधा, नहीं उल्टा, उल्टा। लघुत्तम समझेंगे ना अभी,
ठीक है, लघुत्तम वाक ध्वनि जिसका खंडन संभव नहीं होता वो अक्षर कहलाते हैं। अब इन दोनों चीजों को समझने वाली बात है कि वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। वर्णमाला को आगे देखेंगे ही, है ना। इन दोनों चीजों को समझने के लिए ना हमको सबसे पहले भाषा के प्रारूपों को समझना जरूरी है। देखो, अगर हम भाषा की बात करें, इन दोनों पर तो बाद में आएंगे, सबसे पहले ये जानो कि भाषा क्या है, क्योंकि यहीं से लिंक होगी परिभाषा वर्ण की भी और अक्षर की भी। भाषा की परिभाषा कहती है कि भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को दूसरों तक संप्रेषित करता है। मतलब अपने भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है भाषा, क्योंकि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है संस्कृत के भाष धातु से। भाषा शब्द कहां से बना है? संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो क्या केवल बोलना भाषा है? नहीं सर, अर्थपूर्ण बोलना ही भाषा है कि नहीं। अर्थपूर्ण जब आप बात करते हैं तब उस माध्यम को कहा जाता है कि यहां पर भाषा का प्रयोग हो रहा है या किया जा रहा है। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है भाष धातु से। और यदि हम भाषा के प्रकार देखें तो भाषा को दो प्रकारों में बांटा जाता है। हालांकि कुछ भाषा शास्त्री इसके तीन भेद बताते हैं। एक को कहा जाता है मौखिक भाषा, एक को कहा जाता है लिखित भाषा, और तीसरे को कहा जाता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। अब यदि मौखिक भाषा की बात करें तो मौखिक भाषा ऐसी भाषा है जिसमें ध्वनियों के माध्यम से भावों का संप्रेषण होता है। ठीक है, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जब आपस में बात कर रहे हैं तो हमारे बीच भाव संप्रेषण का माध्यम क्या है? ध्वनि। मेरे मुंह से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं, आपके श्रवण यंत्र तक पहुंच रही हैं, और मेरा भाव आप तक पहुंच जा रहा है। यही हो रहा है, यही हो रहा है ना। हाँ, भाषा की इस प्रविधि को कहा जाता है, या भाषा के इस प्रारूप को कहा जाता है मौखिक भाषा। दूसरा, लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह प्रारूप होता है जिसमें ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है भाव संप्रेषण के लिए। अब ये ध्वनि चिन्ह क्या होते हैं सर? ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह, हाँ, ध्वनियों के लिए चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। जैसे जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं ऐसा, क्या लिखा है? का। अच्छा, ये ये मतलब आप देखो, मैंने तो बस ऐसे ही रैंडमली ये डिजाइन बनाया, आपके मुंह से एक ध्वनि निकली का, इसको देखकर निकली, इसको देखकर ला निकला क्या? इसको देखकर ना निकला क्या? मा निकला क्या? नहीं निकला। क्या निकला? इसका मतलब ये जो चिन्ह है वो एक विशेष ध्वनि से बंधी हुई है। ये चिन्ह बंधा हुआ है एक विशेष ध्वनि से। और जहां पर भी आप अमेरिका में जाकर के भी अगर आप ऐसा लिखा हुआ देखोगे तो का ही बोलोगे, चा नहीं बोलोगे। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप पा ही बोलोगे, ठा नहीं बोलोगे, है कि नहीं। मतलब ये जो चिन्ह है ये ध्वनि विशेष से बंधे होते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि ये ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह हैं। इन्हीं चिन्हों का संयोजन कराया जाता है और उस संयोजन से
सार्थक शब्दों की रचना होती है और सार्थक शब्दों के प्रयोग द्वारा आप वाक्य निर्माण करते हैं, और उस तरीके से जब भावों का संप्रेषण किया जाता है तब उसको कहा जाता है कि यहां पर भाव संप्रेषण का माध्यम क्या है, लिखित भाषा है। तीसरा, कुछ भाषा शास्त्री हालांकि मानते हैं कि सांकेतिक भाषा नाम की भाषा होती है, लेकिन कांता प्रसाद गुरु ने एकदम स्पष्ट कहा है कि चूंकि सांकेतिक भाषा का व्याकरण लिख पाना संभव नहीं है, इसीलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए कभी भी क्वेश्चन आता है ना कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, वो आंसर 2 ही लेता है, 3 आज तक नहीं लिया। वो हर बार आंसर लेता है कितना, 2। कौन सा, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा को वो भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं करता, और इसका रीजन है कांता प्रसाद गुरु के द्वारा लिखा गया हिंदी भाषा का व्याकरण। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि सांकेतिक भाषा व्याकरण से बद्ध नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सीधी सी बात कि एक ही संकेत के तो कई अर्थ हो सकते हैं ना, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है सर, एक ही संकेत के कई अर्थ हो सकते हैं, और चूंकि एक ही संकेत के कई अर्थ हो सकते हैं इसलिए उसको व्याकरण में बांधना संभव नहीं है, और व्याकरण में चूंकि बांधा नहीं जा सकता तो उसको भाषा की श्रेणी में भी नहीं रखा जाना चाहिए, ऐसा मत है कांता प्रसाद गुरु का, और इसीलिए वो भाषा के प्रकारों में इसको शामिल नहीं करते, और भाषा के प्रकार कितना बताते हैं, 2, और इसीलिए व्यापम हर बार आंसर में लेता है, भाषा के प्रकार पूछेगा तो क्या लेता है, 2। ठीक है, एक को बोला जाता है मौखिक भाषा जहां पर ध्वनियों के प्रयोग द्वारा भाव संप्रेषण होगा, और एक होता है लिखित भाषा जहां पर ध्वनि चिन्हों के प्रयोग द्वारा भावों का संप्रेषण होता है। अब इसी चीज को यहां से लिंक करो, देखो ध्यान से। जब हम वर्ण और अक्षर में अंतर की बात करते हैं तो सबसे पहला अंतर क्या मिलता है कि वर्ण ध्वनियों का लिखित रूप है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वर्ण का संबंध लिखित भाषा से होता है। वर्ण का संबंध किससे होता है, लिखित भाषा से होता है। अच्छा, और अक्षर की परिभाषा आपने क्या कही कि अक्षर लघुत्तम वाक्य यानी बोलना, तो बोली जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। इसका मतलब अक्षर का संबंध मौखिक भाषा से। अंतर समझ आया? ठीक है, ये पहला अंतर कि भाई वर्ण का संबंध लिखित भाषा से होता है जबकि अक्षर का संबंध मौखिक भाषा से। वर्ण शब्द का एकदम शाब्दिक अर्थ लो ना, वर्ण शब्द का अर्थ होता है रंग, होता है कि नहीं? वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। श्वेत, श्वेत वर्ण, पीत वर्ण, रक्त वर्ण, हरित वर्ण, नील वर्ण। वर्ण मतलब रंग। और यदि आप ध्यान से देखें ना तो हर रंग अपने आप में अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्ति है। जैसे यहां देखो, हर रंग एक दूसरे से अलग दिखेगा, दिख रहा है? हर रंग एक दूसरे से अलग है, इसका मतलब हर रंग अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्ति करती हैं। वैसे ही हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियां भी तो अलग अलग हैं। क ख से अलग है, ख च से अलग है, च ट से अलग है, ट न से अलग है, न प से अलग है, प ई से अलग है, ई ख से अलग है। सब एक दूसरे से अलग ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों को लिखित रूप में लाने के लिए हमने जो चिन्ह निर्धारित किया है उनको नाम दिया जाता है क्या, वर्ण। तो वर्ण लिखी जाने वाले ध्वनि चिन्ह हैं। तो ये किसकी इकाई है, लिखित भाषा की इकाई है। जबकि अक्षर लघुत्तम वाक ध्वनि है, वाक यानी बोलना। तो मौखिक भाषा की इकाई के रूप में हम जानते हैं किसको, अक्षर को। और अक्षर ऐसी ध्वनियां होती हैं जिनका खंडन संभव नहीं होता। कैसे सर, देखो समझना। अब इनका थोड़ा सा टेक्निकल पक्ष देखो। जैसे मान लो शब्द है राम,
ये राम शब्द लिखने के लिए हमने जिन चिन्हों को प्रयोग में लाया वो चिन्ह कहलाएंगे वर्ण। तो राम लिखने के लिए ध्यान देना, मैंने किसका प्रयोग किया? सबसे पहले मैंने प्रयोग किया है र का, किया है प्रयोग। इसमें लगाई है मैंने आ की मात्रा, इसका मतलब मैंने प्रयोग किया है आ का। वैसे ही मैंने प्रयोग किया है मां का और प्रयोग किया है आ का। तो मैं ये बोल सकता हूं कि राम शब्द में र आ म आ, यानी राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है? 4। समझ आई बात? लेकिन यहीं पर मान लो अगर मुझे राम बोलना हुआ तो क्या मैं इसको र आ म आ ऐसा बोलूंगा? मैं इसको क्या बोलूंगा? रा, और मैं बोलूंगा म। इसका मतलब मौखिक ध्वनियां कितनी है? केवल 2 है। और मौखिक ध्वनि मतलब अक्षर। सीधी सी बात, आप इसको नहीं तोड़ सकते अक्षर के रूप में। अक्षर के रूप में आप इसको नहीं तोड़ सकते ना, क्योंकि ये मौखिक ध्वनि है। मौखिक ध्वनि के रूप में भी अगर मैं इसका विच्छेद करने लग गया तो ये र आ म आ ऐसा उच्चारित होगा, जो कि सही नहीं है। ये तो एक साथ उच्चारित होना चाहिए रा, तब ये एक अक्षर माना जाएगा। तो यहां पर राम शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहां से 2। और यही जो संख्या है ये आपके प्रश्न का पहला पैटर्न बनता है। सबसे पहला पैटर्न, यानी सबसे पहला क्वेश्चन बोल दो। कैसे? क्वेश्चन देता है आपको, ऐसा शब्द दे देगा जैसे कमल, शब्द में विकल्प ए 3 वर्ण 6 अक्षर हैं, विकल्प बी 3 अक्षर 6 वर्ण हैं, सी 3 वर्ण 3 अक्षर हैं, विकल्प डी 6 वर्ण और 6 अक्षर हैं। सोचो, इतना बेसिक क्वेश्चन, और अगर हमको अंतर नहीं पता है वर्ण और अक्षरों का, ये कैसे निकाला जाता है ये नहीं आता, तो ये क्वेश्चन फिर अटकेगा ही। इतना बेसिक क्वेश्चन है ये, है कि नहीं? मतलब ये तो वही बात हो गई कि सर गणित में हम भयंकर पढ़ पढ़ के गए कि प्राकृत संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, कैसे औसत चाल निकालते हैं, फलाना ढमकाना, और उसने पूछ लिया दशमलव की परिभाषा। ये इतना बेसिक हो गया कि हमको नहीं पता है। दशमलव का यूज जानते हैं, कहां लगता है सब पता है, लेकिन परिभाषा बताओ ना यार। मुद्दा तो ये है, ये वही बात है। हम वर्ण जानते हैं, अक्षर जानते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन इसका यूज नहीं जानते हैं। यहां पर मामला उल्टा है। तो यूज ऐसे होता है, अनुप्रयोग ये है इसका। संख्या निकाल सकते हो? ठीक है। तो वर्ण और अक्षरों की संख्या निकालना हमको सीखना पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एकदम कठिन क्वेश्चन यहां से नहीं देता, ये भी ध्यान रखना। एकदम कठिन क्वेश्चन नहीं देगा। हाँ, वो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जरूर दे सकता है। जैसे आपको बोल देगा कि प्रयत्न शब्द में वर्णों और अक्षरों की संख्या बताओ, या आपको पूछ लेगा कि आकाश शब्द में वर्णों और अक्षरों की संख्या बताओ। इसी पैटर्न में दे देगा। निकाल सकते हैं क्या? निकालो जरा। प्रयत्न शब्द में वर्णों और अक्षरों की संख्या निकालना है, चलो निकालो। हम्म, चलो कितना आया? 8 और 3, 8 और 3 आया पहले वाले में। 8 वर्ण है और अक्षर 3। और आकाश में कितना आया? 5 और 3 आया। बना कि नहीं मैडम? जो ऊपर प्रयत्न है उसमें 8 आएंगे।
देखो, हाँ इधर सबसे पहले प्रा को तोड़ेंगे, पधन राधन आ, प्रा टूट गया। अब या को तोड़ेंगे तो या धन आ। अब ता में खड़ी डंडी नहीं है, मतलब स्वर का अभाव है, तो वो रहेगा केवल ता। ना को तोड़ेंगे तो बनेगा ना धन आ। अब यहां से आप काउंट करेंगे इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। तो ये 8 आपके हो गए वर्ण। अब अक्षर कैसे निकालते हैं? अक्षर निकालने के लिए एक बढ़िया शॉर्टकट बता रहा हूं। किसी भी शब्द में स्वरों की संख्या अक्षरों के संख्या के बराबर होती है। तो यहां पर स्वरों को गिन लो, कहां कहां पर है स्वर। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। इसीलिए हमने क्या कहा, अक्षरों की संख्या 3 है। वैसे ही आकाश शब्द में देखो, आकाश शब्द में आ को मत तोड़ देना भाई, ठीक है, नहीं तो चलता है दिमाग, बिल्कुल चलता है ना। और अपन तो है ही डेढ़ होशियार, ठीक है। हाँ, तो आ को मत तोड़ देना वहां से, आ एज इट इज रहेगा। कोई भी स्वर हो, कितना भी बड़ा स्वर हो, अगर वो शब्द के बीच में आ रहा है या शब्द शब्द में आ रहा है तो वो वैसा ही रहेगा। तो आ धन का धन आ, इसको भी का धन आ धन आ मत कर देना। और शा को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, शा धन आ। अब यहां से अगर आप काउंट करोगे तो कितना निकलेगा, 1 2 3 4 5। 5 क्या निकला है, वर्ण। और अक्षर काउंट करना है तो स्वरों, स्वरों को गिन लो जितने स्वर हैं। तो 1 स्वर हो गया, 2 स्वर हो गया, 3 हो गया। अक्षर कितने आ गए, 3 आ गए। समझ आया? ठीक है। तो आपको अगर वर्ण विन्यास, सॉरी, वर्णों की संख्या निकालनी है तो क्या करना, वर्ण विन्यास करना और हर एक इकाई को गिन लेना। जैसे प्रयत्न का वर्ण विन्यास हमने किया और हर एक इकाई को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो संख्या निकलेगी वो वर्णों की संख्या होगी। ठीक है, तो ये वर्णों की संख्या निकल आई। अब एक काम करो, उस शब्द में वर्ण विन्यास में देखो कितने स्वर हैं। जितने स्वर होंगे इज इक्वल टू स्वरों की संख्या। ठीक है, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या स्वरों की संख्या के बराबर होती है, ये निकाल लो। ठीक है, इतना बेसिक क्वेश्चन है और ये घातक हो जाता है कई बार। क्यों? क्योंकि सर ये पता नहीं होता अपने को। बन जाएगा अब। एक सेकंड ना। हाँ, ठीक है, चलो निकाल लोगे? निकालो तो, और कुछ शब्द दे रहा हूं, वर्णों और अक्षरों की संख्या निकालो। शब्द लिखो, श्रीमती। पुस्तकालय। मनोरथ। अपूर्ण। विरुद्ध। विरुद्ध। द्विवेदी। चलो बनाओ।
हो गया। श्रीमती कितना आया? 7 और 3, 7 और 3 आया। पुस्तकालय में 11 और 5, ठीक है। मनोरथ में 8 4, अपूर्ण में 6 3, 6 3 आया। हाँ हाँ भाई, कितना आया? 6। हाँ तो इसीलिए गलत हुआ है। ठीक है, म धन आ और फिर ता धन ई, ऐसा। ठीक है, विरुद्ध में 7 3, 7 3 आया। और क्या था? द्विवेदी 7 3 बना है सबका? हाँ, अपूर्ण को ना पहले तो ऐसा लिख लो, खत्म खत्म। 7 और 6, सॉरी 3 और 6, है ना? बन गया ना? समझ आया कैसे लिखा? ये वाली जो मात्रा लगी रहती है ना, ये असल में मात्रा नहीं है, ये रेफ कहलाती है, ये रा है। और ये कहां पर लगता है? जहां पर भी ये इसका उच्चारण होता है उसी वर्ण के बाद इसका प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे आप लिखते हो ना कर्म, तो उच्चारण करो कर्म, ये आ रहा है ना? तो का के बाद रा है और रा के बाद म है, ऐसा। जिस भी व्यंजन पे ये लगा है मतलब समझ जाना कि उसके ठीक पहले ये आधा रा लगा हुआ है। जैसे सूर्य, रा पहले आता है या बाद में आता है? जैसे धर्म, रा पहले आया म बाद में आया, है ना? जैसे अर्क, रा पहले है क बाद में है। तो रा का उच्चारण जहां पर होता है ना, ये वहीं पर ही वर्ण विन्यास में दिखेगा। जैसे अपूर्ण, पूर्ण ये आ रहा है, तो रा पहले आया फिर णा आया। अब तोड़ लो, तो 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ण हो गए। अक्षर गिनो, तो 1 स्वर 2 स्वर 3 स्वर, 3 आपका आंसर आ जाएगा, 6 और 3। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में कितना है? 7 और 3 आया होगा, बना? हाँ, कर्म में अक्षर 2 हैं। हाँ, विरुद्ध को देखो, वी रू, आधा द मिला ध, कि आधा ध मिला द लिखे हो, आधा द मिला ध है वो, ये आधा द मिला ध है, द आधा है ध पूरा है, यहां पर द आधा है वह पूरा है। हाँ, द ध अ, तो ध मैंने पूरा लिखा है ना, इसमें हलंत लगाऊंगा तो अ लग जाएगा। ठीक है, द्विवेदी, द आधा है वह पूरा है, मतलब ई की मात्रा जो लगी ना वो द पे नहीं लगी है, वा पे लगी है मात्रा। द्वि, उच्चारण करो, किस पे लगी ई की मात्रा? तो जिस पे मात्रा लगती है वो पूरा होता है। ठीक है, तो 6 और 7 आया होगा ये, सॉरी 7 और 3 आया होगा, है ना? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो ये संख्या निकालने वाला क्वेश्चन अपने से बनना चाहिए। अब हमने ये सुना कि भाई वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, ये जान लिया हमने, इनमें डिफरेंस करना जान लिया, इनकी संख्या निकालना जान लिया। अब जानो कि वर्णमाला क्या है। क्या है वर्णमाला? वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। लिख लेंगे परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं।
यानी वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह है। ध्यान रखना, इन दोनों में से कोई ना कोई शब्द जरूर रहेगा वर्णमाला की परिभाषा में, क्योंकि इनके अभाव में वर्णमाला कभी भी अपनी सही परिभाषा प्रकट नहीं कर सकती। क्योंकि वर्णमाला को अगर आप परिभाषा के रूप में देखें तो वर्णमाला वर्णों का गुच्छा नहीं है, वर्णों की पंक्ति होती है वर्णमाला। और हमको पता है कि गुच्छा अव्यवस्थित होता है लेकिन पंक्ति व्यवस्थित होती है, एक के पीछे एक व्यवस्थित होती है। और हिंदी की वर्णमाला के बारे में तो ये कहना बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है कि वर्णों का गुच्छा है, ये नहीं। यहां पर अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हमको अपनी वर्णमाला में देखने को मिलती हैं। और ये ऐसी नहीं है कि केवल ये ध्वनिया को उठाए, चलो भाई मेरे मुंह से ध्वनि निकलते जा रही है आप उसके लिए चिन्ह बनाते जाओ, ऐसा नहीं है। हमारी वर्णमाला में जो वर्ण हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। एक क्या, अनेक व्यवस्थाएं हमको अपनी वर्णमाला में दिखती हैं। जैसे जैसे आप हमारी वर्णमाला को देखें तो हमारे वर्णमाला की शुरुआत कहां से होती है? स्वरों से। उसके बाद आते हैं कौन? अयोगवाह। और अयोगवाह वर्णों के बाद आते हैं कौन? व्यंजन। ये अपने आप में एक क्रम है। कैसे क्रम है? देखो, स्वरों का उच्चारण करने के लिए आपको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये 100% फ्री है सर, इनको किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो वर्ण विन्यास करते समय कितना भी बड़ा स्वर हो उसको तोड़ा नहीं जाता, बताया मैंने आपको। ठीक है, अगर रमेश लिखा है ना तो र धन आ, मा धन ए ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आ धन ई ऐसा लिखेंगे, नहीं, मा धन ए ही लिखोगे आप। मतलब स्वर अपने उच्चारण में पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर के बाद अयोगवाह। अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो अपने उच्चारण में ना तो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ना बेचारे पूर्णतः दूसरे पर निर्भर करते हैं। एकदम 50-50 वाला मामला है। कभी कभी ये स्वरों की तरह व्यवहार भी कर लेते हैं, मात्रा लगा के, अम और अह मात्रा भी तो लगाते हैं ये। और मात्रा लगाना किसका स्वभाव होता है? स्वरों का। तो ये स्वरों की तरह कभी कभी बिहेव करते हैं, लेकिन इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता। इनका उच्चारण म या न या ह पे निर्भर करता है। उच्चारण करके देख लो, अम, अन, अह, है कि नहीं? तो क्या ये अपने उच्चारण में स्वतंत्र है? नहीं है सर। और चूंकि ये उच्चारण में स्वतंत्र नहीं है तो स्वरों की श्रेणी में आते भी नहीं है, लेकिन स्वरों के जैसा व्यवहार जरूर करते हैं, मात्रा लगाते हैं ये। तो ये आप बोल सकते हैं कि इनमें डिपेंडेंसी यानी निर्भरता वाला गुण जो है वो 50-50 का है। ये ना तो पूर्णतः स्वरों में आ सकते हैं ना पूर्णतः व्यंजनों में। इसके बाद आते हैं व्यंजन। और व्यंजनों के बारे में हम पढ़ते हैं कि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनकी डिपेंडेंसी 100% और इन पे ये अपने उच्चारण के लिए पूर्णतः निर्भर करते हैं किस पे? स्वरों पे। तो यहां से एक डिपेंडेंसी का क्रम देखो, स्वतंत्र, थोड़ा सा आश्रित, पूर्णतः आश्रित। दिख रहा है? इसी को उल्टा ही बोल सकते हो, 0% आश्रित, थोड़े से आश्रित, पूर्णतः आश्रित। ये भी एक क्रम है। तो हमारी वर्णमाला में सबसे पहली सबसे बेसिक व्यवस्था ये रही। बस यही है सर? नहीं, व्यंजनों में आप आओगे तो व्यंजनों में अलग व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है सर? व्यवस्था यह है कि एक उच्चारण स्थल से उच्चारित होने वाले वर्णों को एक वर्ग में रखा गया है। क ख ग घ अंगा सब कंठ से, च छ ज ज सब तालु से, ट ठ ड ढ सब मूर्धा से, त थ द ध न सब दांत से, प फ ब भ म सब ओष्ठ से। और हर वर्ग का पांचवा वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण करते समय वायु नासिका की तरफ जाएगी। अंग, हिया, ण, न, म, ये ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय वायु नासिका की तरफ जाती है। ये भी अपने आप में एक व्यवस्था है।
कि भाई एक उच्चारण स्थल से उच्चारित होने वाले ध्वनियों को आपने एक जगह पर रख दिया है। ये भी तो अपने आप में एक प्रकार की व्यवस्था है कि नहीं? इसके अलावा और क्या व्यवस्था आती है सर? इसके अलावा व्यवस्था आती है अल्प प्राण महाप्राण की। इसके अलावा व्यवस्था आती है आघोष और सघोष की, है कि नहीं? अच्छा, इन वर्णों के उच्चारण स्थल की व्यवस्था देखोगे तो बड़ी शानदार है। कैसे सर? देखो, जैसे इन वर्णों का उच्चारण स्थल 5 वर्ग हैं हमारे यहाँ व्यंजनों के, पढ़ते हैं ना? कौन कौन से वर्ग हैं? क च ट त प। हाँ ठीक है, ठीक। अब इनका उच्चारण स्थल ध्यान से देखो। ये जैसे मान लो मुख का स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहला वर्ग यानी क वर्ग उच्चारित होता है कहां से? कंठ से। इसके बाद अगला वर्ग होता है च वर्ग, और च वर्ग का उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, इसका मतलब च वर्ग का उच्चारण है तालु से। अगला वर्ग है ट वर्ग, और ट वर्ग का उच्चारण करने के लिए आपको अपनी जिह्वा को मूर्धा से स्पर्श करना पड़ता है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थल कौन है? मूर्धन्य है। और आगे बढ़े आप तो ये रहा सर त वर्ग का वर्ण, और त वर्ग का उच्चारण करते समय आपको अपनी जिह्वा को दांत से स्पर्श करना पड़ता है ना? त वर्ग कहां से उच्चारित होता है? दंत से। अब अंतिम जो वर्ग है ना, इसका उच्चारण करने के लिए आपको जीभ की जरूरत ही नहीं पड़ती। पड़ती क्या? प वर्ग का उच्चारण करने के लिए जीभ की आवश्यकता है? नहीं है सर। इसका उच्चारण पूर्णतः निर्भर करता है ओष्ठ पर। पूर्णतः निर्भर है किस पे? ओष्ठ पे। और इसीलिए प वर्ग का उच्चारण करते समय देखो आप क्या करते हो, दोनों ओष्ठ मिलाते हो, अंदर से हवा आती है, ये खुलता है और इस वर्ग का उच्चारण कंप्लीट। ना जीभ हिलाने की जरूरत पड़ी, ना कुछ, कोई जरूरत नहीं पड़ती। प फ जीभ की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही कारण है कि जो गूंगे होते हैं यानी जो बोल नहीं पाते, वो लोग भी प वर्ग को बहुत आसानी से उच्चारित कर लेते हैं, आराम से बोल लेते हैं, प ब म म बोल लेते हैं। वो क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि उनका जीभ निष्क्रिय है, लेकिन सर ओष्ठ तो सक्रिय है ना। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप बच्चों के विकास की अवस्था में देखें तो विकास की अवस्था में सबसे पहले वो इसी वर्ग को उच्चारित करना सीखते हैं। सीखते हैं कि नहीं? इसी वर्ग को उच्चारित करना सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज जब आप पियाजे का पढ़ते हैं तो उस समय सेंसेस जो होते हैं वो बड़े सक्रिय होते हैं, और उसमें भी अगर सेंसर्स को देखें तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट मसल्स के रूप में, एक हार्ड मसल के रूप में। तो जो सॉफ्ट मसल वाला भाग है वो पहले एक्टिवेटेड होता है, पहले एक्टिव होता है ना। अब सॉफ्ट मसल कौन है सर? ओष्ठ है। सॉफ्ट मसल कौन है सर? उंगली के पोर्स हैं। सॉफ्ट मसल कौन है सर? पैर का अंगूठा है। ये सॉफ्ट मसल की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को कुछ भी दोगे तो सीधा पकड़ के डालते हैं ना मुंह में, बॉल दे दो, हाँ वो पकड़ के खाते रहेगा। कुछ भी दो वो खाने की कोशिश करता है। क्यों? सॉफ्ट मसल उसका वहां है, यहां से और यहां से वो उसको महसूस करता है। ठीक है, ये पियाजे का सिद्धांत है, सेंसरी मोटर स्टेज का ये आउटकम है, ये बात बताइए उसमें। ठीक, तो प वर्ग का उच्चारण करते समय हमको जीभ की आवश्यकता नहीं होती है सर। कहां से उच्चारित होता है? ओष्ठ से। इसीलिए तो घर में लड़ाई भी होता है, पापा पहले बोला है कि मम्मी पहले बोला है। उनको पता नहीं होता कि पा और माँ एक ही वर्ग में आते हैं, और सेंसरी मोटर स्टेज है तो बच्चा जो है वो ओष्ठ को चलाना सीखेगा, और सीखेगा तो सबसे पहले जीवा के निष्क्रिय होने पर प वर्ग का ही उच्चारण सबसे पहले तो होगा, है कि नहीं? क्यों होगा? सबसे पहले यही व्यंजन उच्चारित तो होगा। क्यों? क्योंकि बाकी वर्गों का उच्चारण करने के लिए आपको जीभ की जरूरत है जो कि एक्टिव नहीं है। पा वर्ग के लिए आपको जरूरत ही नहीं है उसकी।
और प वर्ग का उच्चारण करने के लिए जिन ओष्ठ की मदद लोगे वो ओष्ठ सॉफ्ट मसल में आते, तो इसका प्रयोग तो बच्चा करेगा ही करेगा, इसीलिए घर में लड़ाई होता है। जबकि प और म दोनों एक ही वर्ग के वर्ण हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों का उच्चारण करने के लिए बच्चे को जीभ की जरूरत नहीं पड़ती। चाचा क्यों नहीं बोलता पहले, दादा क्यों नहीं बोलता पहले, बताओ। कारण जीभ चाहिए, वहां पर जीभ की जरूरत है। चा बोलने के लिए तालू को टच करना पड़ेगा, चाचा, और दादा बोलने के लिए दांत को टच करना पड़ेगा। क्यों? ता वर्ग का वर्ण है ना, ता था द ध, द आया बीच में, ठीक है। तो ये इनका उच्चारण स्थल है। अब जरा इनके उच्चारण स्थलों को ध्यान से देखिए। इनका उच्चारण यदि आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो इनका उच्चारण स्थल क्रमशः अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, आ रहा है। ये भी अपने आप में एक व्यवस्था है, ये भी अपने आप में एक व्यवस्था है कि जब आप व्यंजन वर्गों का उच्चारण करते हैं हिंदी के, तो आप अपने उच्चारण स्थलों में क्रमशः अंदर से बाहर की ओर आ रहे होते हैं। और यही तो भाषा की परिभाषा है। भाषा की परिभाषा क्या कहती है, क्या कहती भाषा की परिभाषा? भाषा क्या है? भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। यानी आपके भाव अभी कहाँ है? मन में। उनको यदि अभिव्यक्त होना है तो अंदर से आना पड़ेगा। अब सोचो, भाषा की परिभाषा में अंदर से बाहर आ रहे हो, तो हमारी वर्णमाला के उच्चारण में भी तो आप अंदर से बाहर की ओर आ रहे हो। सोचो, भाषा की परिभाषा तक को जस्टिफाई करने वाली हिंदी की वर्णमाला, इसको आप वर्णों का गुच्छा नहीं बोल सकते सर, ये वर्णों का व्यवस्थित क्रम में लगाया हुआ समूह है, ठीक है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए कि वर्णमाला क्या है, तो ये ध्यान रखना कि ये वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये भी सुना होगा कि हमारी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 की 53? 53 हो गया है भाई, 53 लेना आंसर, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 53। इसके लिए भी सोर्स दे दूंगा आपको, ठीक है। क्या मतलब हुआ जब हम ये कहते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 53 वर्ण हैं? इस बात का क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बोल सकते। अरे भाई, ये बोल सकते हो कि 53 अलग अलग प्रकार की ध्वनियों के लिए हमने हिंदी में ध्वनि चिन्ह बना के रखा है। 53 अलग अलग ध्वनियां, उन ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए 53 अलग अलग चिन्ह है कि नहीं, उन्हीं को हमने क्या कहा? वर्ण कहा है। तो हमारी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53। अध्ययन की दृष्टि से सरल करने के लिए वर्णमाला के इन वर्णों को छोटे छोटे भागों में बांट करके इनका अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे सबसे पहले भाग में रखे जाते हैं स्वर। इन स्वरों की संख्या होती है 11 और इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों में शामिल हैं आ, ई, ओ, ओ, री। इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, और है क्या? आम, आह। नहीं आते वो, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। स्वर कितने होते हैं? 11। इसके बाद अगले भाग में रखे जाते हैं अयोगवाह। अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है 2। एक होता है अम और दूसरे को कहा जाता है अह। अम को नाम दिया जाता है अनुस्वार और अह को नाम दिया जाता है विसर्ग।
ठीक है, अम को क्या बोलते हैं आप? अनुस्वार। और अह को क्या कहा जाता है? विसर्ग। इसके बाद अगली श्रेणी में आते हैं व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या हमारी वर्णमाला में है 33। ये 33 व्यंजन 3 भागों में बटे होते हैं, या यूं बोला जाए कि इनको अध्ययन की दृष्टि से सरल बनाने के लिए व्यंजनों को बांट दिया जाता है कितने प्रकारों में? 3 भागों में। सबसे पहले भाग में आते हैं स्पर्शी व्यंजन। दूसरे भाग में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। और तीसरे भाग में आते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन ये तीसरे भाग में आने वाले वर्ण हैं। अगर हम स्पर्शी व्यंजनों के संख्या की बात करें तो स्पर्शी व्यंजन हमारी वर्णमाला में होते हैं कितने? 25। और ये 25 वर्ण जो है ना, ये 5 गुणा 5 के वर्ग में हमारी वर्णमाला में अवस्थित होते हैं। कैसे सर? 5 वर्ग होंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। हर वर्ग में वर्णों की संख्या भी 5 होगी, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, पा, बा, भा, मा। तो ये 25 वर्ण कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं 4 वर्ण। कितने? 4 वर्णों को रखा जाता है अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत। कौन से वर्ण आते हैं? बहुत बढ़िया। या, रा, ला, वा। अच्छा, ऊष्म व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं? 4। कौन से वर्ण? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये 33 व्यंजन हमारे यहाँ हिंदी में टोटल होते हैं। कितने? 33 व्यंजन। इसमें से 25 स्पर्शी हैं, 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है, हाँ। चंद्रबिंदु वाला। चंद्र बिंदु हमारे यहाँ वर्णमाला का हिस्सा नहीं है, वर्णमाला में नहीं आता वो, वर्णमाला में नहीं आता, वर्णमाला में। ठीक है, वो शब्दकोश के अंतर्गत हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको भी इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको भी करते हैं, ये दोनों को। ठीक है, लेकिन वो वर्णमाला का हिस्सा नहीं होता, इसको अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, हाँ। चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले भाग में आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या वर्णमाला में है 4। और इसके अंतर्गत आते हैं क्ष, त्रा, या और श्रा। ठीक है, इसके बाद एक खंड में आता है द्विगुण व्यंजन, या इसी को कहा जाता है
उत्क्षिप्त व्यंजन संख्या होती है इनकी 2 और इसके अंतर्गत आते हैं ढ़ और ढ़। फिर एक भाग में हम रखते हैं विशिष्ट व्यंजन को। विशिष्ट व्यंजन की संख्या होती है 1 और इसके अंतर्गत आने वाला वर्ण दिखता है कुछ ऐसा। ठीक है, चरपनिया भाजी को 2 भाग में तोड़ दो। तो कैसे? हाँ। ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में इसका उच्चारण है ही नहीं। इसका उच्चारण क्षेत्रीयता के आधार पर बदलता है। ये राजस्थान वाले इलाके में अड़ा जैसा साउंड करता है और महाराष्ट्र वाले इलाके में ल जैसा साउंड करता है। अलग अलग उच्चारण है इसका। ठीक है, तो ये वर्णमाला के 53 वर्ण हैं। कैसे? 11, 11 2 13, 13 और 33 46, 4 50, 50 2 52 और एक 53 वर्ण। ठीक है, ये 53 वर्ण है। हाँ हाँ, वही 53 है, वो 53rd है वही है। हाँ, वो ऐसा लिखते हैं, बस हमारी भाषा में नहीं है। एग्जाम में थोड़ी पूछेगा कैसा बोलता है, कैसा होता है, बोल के बताओ। हिंदी में मतलब है ही नहीं। हिंदी में है, हिंदी में है, लेकिन हमारी हिंदी में नहीं है। तो एक सवाल आता है मन में कि ना सर इसको शामिल क्यों किए हैं? जब ये हमारी हिंदी में नहीं है, छत्तीसगढ़ वाले हिंदी में नहीं है, तो इसको शामिल क्यों किए? इसलिए शामिल किए हैं इसको क्योंकि इसका ओरिजिन जो है खड़ी बोली में है। ठीक है, ये कहां से आया है? ये वर्ण बेसिकली खड़ी बोली से। और इसका प्रयोग जो होता है ना, वो 10 अलग अलग प्रकार की भाषाओं और बोलियों में होता है। इस वर्ण का प्रयोग पढ़ेंगे, यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है ना वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वर्ण के बारे में जो भी चीजें लिखी हुई है वो सोर्स के रूप में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे ना कि इस वर्ण का उच्चारण कैसा होता है, मैं बोलूंगा ल जैसा। लेकिन इसी को महाराष्ट्र वाले या सॉरी राजस्थान वाले इलाके में आप जाकर के पूछोगे ना, वो बोलेगा इसके जैसा उच्चारण होता है। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति है जिसका नाम है कालू, अब राजस्थान वाले हिस्से में जाके इसको पढ़वाना, वो कालू नहीं बोले, काड़ू बोलेगा, बोलेगा। जैसे हरियाणा वाले इलाके में आप जाओगे, वहां से एक सिंगर आता है, वो वाला गाना सुनोगे, भोले 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 वाला, सुने हो? क्या गाना है वो? मेरा भोला है भंडारी है क्या, ऐसे कुछ है गाना। सावन आ गया यार, अब तो सुनेंगे ही, क्या दिक्कत है, सावन में तो चालू ही हो जाएगा। कल है ना सावन चालू, 31 आज ही है क्या? बढ़िया बढ़िया। हाँ बताओ, वो वाला गाना है ना एक, भोले 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 करके चिल्लाता है, उसको ध्यान से सुनना। वो भोले एक्चुअल में नहीं बोल रहा होता, बड़ा जैसा साउंड करता है वो, सुने हो? क्यों ऐसा? क्योंकि वो वर्ण यही है, ऐसा ऐसा। तो ये ला जैसा साउंड ना करके वहां कैसा साउंड करता है? अड़ा के जैसा। लेकिन इसी वर्ण को अगर महाराष्ट्र वाले इलाके में जाके उच्चारण किया जाएगा ना, तो ये इसके जैसा साउंड करेगा। कैसे? जैसे ये लो, क्या पढ़ते हैं इसको? कुलकर्णी ही तो पढ़ते हैं सर, ला जैसा ही तो साउंड करता है। या एक स्टेशन आता है वहां मुंबई में, क्या पढ़ते हो? वर्ली ही तो पढ़ते हैं सर, ला जैसा ही तो साउंड कर रहा है ये। तो इस वर्ण का उच्चारण जो है ना, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में होता है। ठीक है, तो इसको सर शामिल क्यों किए? इसको शामिल इसलिए किए हैं क्योंकि इस वर्ण का प्रयोग कहां पर होता है? खड़ी बोली में। अब ये खड़ी बोली किधर की भाषा है सर? ये है असल में पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी बोलने का मतलब राजस्थान हरियाणा वाला इलाका। और चूंकि वहां पर ये वर्ण अस्तित्व में है और इसी भाषा को हमने हिंदी का मानक स्वरूप माना है। मतलब आप समझो कि आज के समय में आप जो व्याकरण पढ़ रहे हो ना,
वो असल में खड़ी बोली का व्याकरण है। वो खड़ी बोली का व्याकरण है जिसको नाम दिया गया है हिंदी, वो है खड़ी बोली। ठीक है, तो खड़ी बोली में चूंकि ये वर्ण हमको दिखाई पड़ता है, तो हमने कहा कि भाई इसको फिर खड़ी बोली से निकाल करके हिंदी में भी शामिल किया जाए, क्योंकि मातृभाषा तो हिंदी की कौन है, खड़ी बोली ही तो है, यहीं से तो निकली है सर, अपभ्रंश है ये खड़ी बोली। ठीक है, आप पढ़ते हैं ना पश्चिमी हिंदी या शौरसेनी अपभ्रंश का नाम सुना होगा आपने, सुने? तो शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से निकली है खड़ी बोली, और ये खड़ी बोली ही वर्तमान में क्या है, हिंदी है, वर्तमान में हिंदी है। तो जब यहां पर आपको इस वर्ण का प्रभाव दिख रहा है तो यहां पर दिखना चाहिए, ये सोच करके इस वर्ण को शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन समस्या यह है कि इस वर्ण का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में उच्चारण होता है, अलग अलग रूपों में, इसमें एक रूपता नहीं है उच्चारण में, अलग अलग क्षेत्र इसको अलग अलग तरीके से उच्चारित करते हैं। जैसे जैसे आप इसको क्या पढ़ते हो बताना जरा, क्या पढ़ते हो, ल ही पढ़ते हो ना, ये तमिल ही पढ़ाता है। इसी प्रकार आप अगर इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे, मलयालम, यही पढ़ते हैं ना, मतलब इस वर्ण का प्रयोग हम कैसा करते हैं, और इसीलिए हम इसकी जगह पर ये वाले ल का प्रयोग तो ऐसे ही कर देते हैं, हमको तो कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ता, करते हैं। लेकिन तमिल असल में ऐसा लिखा जाता है और मलयालम ऐसा लिखा जाता है। अब एक्चुअल में देखना, रुको मैं आपको दिखाता हूं, ये वो पत्रिका दिखाता हूं जिसमें ये लिखा हुआ है इस वर्ण के बारे में। हाँ, साहब लेना ही पड़ेगा अब। हिंदी का मानकीकरण, है, हाँ देखो, हिंदी का मानकीकरण जब आप देखोगे ना, तो यहां पर एक पत्रिका दिख रही है अपने को, ये किसकी वेबसाइट है, उच्च शिक्षा विभाग की, ये देखो chd education.gov.in। ठीक है, क्लिक करना, पत्रिका निकलेगी, एक निकली ये वाली, इस पत्रिका में जाना पेज नंबर 18 के आसपास। ये देखो, दिख रहा है, ये पेज नंबर 17, ये रहा पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में ये देखना आप, ये दिख रहा है, पहले तो ये देखो ये वर्णमाला में शामिल हुआ है कि नहीं हुआ है, दिख ही रहा होगा ये तो। हो गया है? अरे क्या बात है, कंप्यूटर पढ़ रहे हो मतलब, तो माइनस से कम भी हो जाएगा फिर। हाँ, क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं क्या, अच्छा, वाह, गजब, नहीं यहाँ से जाएंगे। ये देखो मलयालम कैसे लिखा है, तमिल कैसे लिखा है, मलयालम कैसे दिख रहा है, हाँ हाँ, ये अलग है ना, ये एक्चुअल में ऐसा है, ये एक्चुअल में ऐसा है। मलयालम आप वहां जाकर के अगर हिंदी में लिखने बोलोगे ना, जिसको दोनों भाषाएं आती, वो मलयालम ऐसा ही लिखेगा। हम लोग कैसा लिखते हैं, मलयालम ऐसा लिखते हैं, है ना, हाँ। ये देखो यहां पर भी वैसे ही लिखा होगा, देखना, ये देखो तेलुगु ला प्रॉपर दिखा, लेकिन तमिल में देखो, मलयालम में देखो, दिख रहा है, हाँ, यहां से आया है ये, हाँ चारों भाषाओं में होता है दक्षिण भारत के। ये देखो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़,
चारों में होता है। प्रकार, व्यंजन के प्रकार ऐसा नहीं पूछेगा, वो प्रयत्न के आधार पर पूछता है अगर उसको पूछना हुआ तो। ठीक है, हाँ चलो। हिंदी की क्लास कितने दिन में कंप्लीट, कितना दिन में करना है बताओ? आज ही कर दे? बुक लाके एक एक तो बांट देता हूँ, वासुदेव नंदन वाला फोटोकॉपी। हाँ हो जाएगी यार, जल्दी कर दूंगा, है ना। चलो, तो ये विशिष्ट व्यंजन हमारे यहाँ शामिल हुआ है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो यहां से 53 वर्ण हमारी वर्णमाला में हमको दिखते हैं। अब इनको पढ़ा कैसे जाता है, इनको एक एक करके उठाएंगे और पढ़ते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम उठाएंगे किनको, स्वरों को। सबसे पहला हेडिंग आप भी डाल लेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारी वर्णमाला में कौन, स्वर। और स्वरों की परिभाषा क्या कहती है, लिखो लिखो, वे वर्ण जो अपने उच्चारण में, वे वर्ण जो अपने उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण हेतु किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। इसी में कंटिन्यू करना, स्वरों का उच्चारण करते समय वायु निर्बाध रूप से मुख से निःसृत होती है। निःसृत मतलब होता है निकलना। निर्बाध रूप से हमारे मुख से निःसृत होती है। ठीक है, तो स्वरों की परिभाषा में आपने 3 लाइन लिखा है और यहां से केवल 2 बातें बाहर निकल रही हैं। पहली बात ध्यान से सुनना कि स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होने का सीधा मतलब है कि ये अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण पर निर्भर नहीं करता। कैसे सर? जैसे मान लो अगर मैं व्यंजनों की बात करूं तो का का उच्चारण करने के लिए मुझे का के साथ आवश्यकता होती है आ की। अगर मुझे का उच्चारण करना है तो का के साथ आवश्यकता हुई आ की। अगर की का उच्चारण करना है तो का के साथ आवश्यकता होती है ई की। मतलब व्यंजनों को अपने उच्चारण के लिए एक अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वरों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर मुझे आ उच्चारण करना है तो भाई मैं आ ही बोलूंगा, आ धन आ में नहीं बांटूंगा। अगर मुझे ए बोलना है तो मैं ए ही बोलूंगा, आ और ई में नहीं बांटूंगा। इसका मतलब स्वरों को अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। तो इन दोनों बातों का मतलब एक ही है। इसका
स्वर उच्चारण में स्वतंत्र होना और अन्य वर्ण की आवश्यकता ना होना, इन दोनों बातों का मतलब एक ही है। अब तीसरी बात आपने लिखी कि स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख से बिना किसी बाधा के निकलती है। मतलब इनका उच्चारण करते समय मुख मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती। और यही कारण है कि जितने स्वर होते हैं, स्टार बना के लिख लो एक जगह पर, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर सघोष होते हैं। ठीक है, तो सभी स्वर अल्प प्राण हैं। क्यों है अल्प प्राण? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय कोई बाधा नहीं है। और सीधी सी बात है, कोई बाधा नहीं है तो मेरी गाड़ी का माइलेज कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? मतलब फ्यूल कंजप्शन कम होगा ना पर किलोमीटर। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो यहां से आपको रतनपुर जाना है और रास्ते में बिकट सारा ब्रेकर है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम लगेगा कि ज्यादा? ज्यादा लगेगा। लेकिन एकदम सपाट रोड है, यहां से वहां तक कोई ब्रेकर नहीं, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, अब पेट्रोल कम लगेगा कि ज्यादा? मतलब बाधा ना होने की स्थिति में ईंधन कंजप्शन कम हो जाता है। हमारे वर्णों का उच्चारण करने के लिए ईंधन कौन है? वायु। हवा से ही तो उच्चारित होता है कि पेट्रोल पीना पड़ता है? हवा से हो जाता है ना, कि माटी वाटी तेल पी के आते हो। हाँ नहीं सर, आज दिन भर बोलना है, भाषण देने जाना होता तो नेताजी लोग तो फिर क्या ही बोलो, टैंकर लेके घूमते हैं, नहीं पेट्रोल का रेट फिर पता नहीं कहाँ होता। हाँ, तो आप जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय ईंधन कौन है? वायु। तो वायु का कंजप्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? अगर रास्ते में कोई बाधा नहीं है तो कम होगा, कम हवा लगेगी, और कम हवा है मतलब अल्प प्राण, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय लगने वाले वायु की मात्रा कम होने के कारण जितने स्वर होते हैं सब के सब अल्प प्राण वर्णों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब यदि हमारी वर्णमाला में देखा जाए तो हमारी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। स्वर कितने होते हैं? 11। इन 11 स्वरों को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक भाग में आते हैं लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, या इन्हीं को कहा जाता है मूल स्वर। जबकि दूसरे भाग में आते हैं दीर्घ स्वर, या इन्हीं को कहा जाता है संधि स्वर। लघु स्वर या ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4, और इसके अंतर्गत आने वाले स्वरों में शामिल हैं आ, ई, ओ और री। आ करके कौन मुंह फाड़ रहा था? हाँ, आ नहीं आता इसमें भाई। ठीक है, हाँ। जबकि दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आते हैं 7 स्वर, और ये जो 7 स्वर हैं ये पुनः दो भागों में विभक्त होते हैं। कौन से दो भाग में? एक भाग में रखे जाते हैं उत्पन्न स्वर, जिसके अंतर्गत आते हैं 3 स्वर। एक होता है आ, दूसरा है दीर्घ ई और तीसरा है दीर्घ उ। जबकि दूसरे भाग में रखे जाते हैं व्युत्पन्न या संयुक्त स्वर। इनकी संख्या होती है 4, और इसके अंतर्गत आते हैं ए, ऐ, ओ और
ए ओ और औ, ये 4 स्वर कहलाते हैं व्युत्पन्न स्वर या संयुक्त स्वर। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वरों का विभाजन आप यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, आगे जाके इसको और डिटेल में पढ़ेंगे ही। फिलहाल ये जो 11 स्वर हैं, इनको इनको जिन भागों में बांटा जाता है, इस वाले फॉर्मेट को एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लो। बताऊंगा ना, बताऊंगा। ठीक है, पढ़ेंगे जब स्वरों का विभाजन पढ़ेंगे ना, अभी पढ़े ही कहाँ रहे हम लोग, अभी तो स्वरों के बारे में जान रहे हो। पढ़ने का तरीका क्या है, अभी इन सब से पहचान बनानी है। किन से? इन सब से। इन सब को पहचानने के बाद इनके कॉन्सेप्ट में जाओगे ना, तब आपको ज्यादा आसान होगा। ठीक है, पहले आपको सबसे पहले तो इनके कॉन्सेप्ट को अगर पहले ही दिन से पढ़ना चालू करोगे तो ना इधर का रहेगा ना उधर का, पूरा खिचड़ी बन जाएगा। तो एकदम एक एक करके चीजों को समझना होता है। वर्णमाला बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि मंडी निरीक्षक के एग्जाम में 7 हिंदी के प्रश्न आने थे, 7 प्रश्न आने थे हिंदी के, 3 क्वेश्चन वर्णमाला के थे। सोचो, 7 में से 3 क्वेश्चन वर्णमाला के, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो हल्के में मत लेना, वर्णमाला बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, और एक एक चीज को एकदम बारीकी से जाकर के अपने को पढ़ना होगा। ठीक है, चलो, तो आज फिलहाल इतना ही। अगली क्लास में हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, स्वरों से। ठीक है, और जब आएंगे ना तो मुझे मुझे याद दिलाना कि सर यहां से पढ़ना चालू करना है करके, स्वरों से पढ़ना हम लोग शुरू करने वाले थे, ऐसा करके मुझे बता देना। स्वरों का विभाजन मत बोलना, नहीं तो फिर मैं 3-4 क्लास आगे, 2 क्लास तो कम से कम आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलो, और मेरी क्लास ना मे भी परसों होगी, कल मैं, आज मैं रात में वापस जा सकता हूँ रायपुर। ठीक है, तो परसों लूंगा मैं क्लास। ठीक है।